नमस्कार दोस्तों एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने चांद की सतह के नीचे, ध्यान से समझिएगा, मैं मून के सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सरफेस के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर आइस डिटेक्ट किया है। क्योंकि चंद्रयान 1 में जो डेवलपमेंट हुआ था वो थोड़ा सा अलग था। ये आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 फाइंड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर आइस इन डबली शैडोड लूनर क्रेटर्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि डबली शैडोड क्रेटर क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है, क्यों यहां पर हम आइस की बात कर रहे हैं चांद पर, और चंद्रयान 2 ने ऐसा क्या कर दिया, कैसे चीजें पता लगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 31 में रात 12 बजे तक आपके पास समय है। कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो स्टडी आईक्यू पर 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट सब कुछ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए चंद्रयान 2, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 2 तो अनसक्सेसफुल था, मतलब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखो चंद्रयान 2 के दो कंपोनेंट थे। एक तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो हमने चंद्रयान 2 के थ्रू भेजा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन चंद्रयान 2 का एक और हिस्सा था, वो था ऑर्बिटर, चांद के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इसरो का यह कहना है कि उससे जो हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि चांद के सरफेस के नीचे आइस है। और ये जो फाइंडिंग है वो कैसे मिला, जो ऑर्बिटर था उसके ऊपर एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है DFSAR, दैट इज ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। और बताया जा रहा है कि ये पहला फुल्ली पॉलीरीमेट्रिक रडार सिस्टम है जो कि लूनर सरफेस को स्टडी करने में यूज किया गया। अब देखो इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन वाटर चांद पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दशकों से अगर आप देखोगे तो साइंटिस्ट ज्यादातर चांद को ड्राई, लाइफलेस बॉडी इस तरह ही समझते थे, लेकिन वाटर सब कुछ बदल देता है। क्योंकि अगर वाटर वहां पर मौजूद है, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको पीने का पानी मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है फॉर ब्रीथिंग वो प्रोड्यूस हो सकेगा, हाइड्रोजन फ्यूल हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। जो फूड है लूनर हैबिटेट पर, मतलब एक प्रकार से वो असली में हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में जो मून बेस है विदाउट लोकल वाटर, तो यहां पर हमें सोच के देखिए पृथ्वी से ले जाना पड़ता, इतनी दिक्कत आती, कैसे हो पाती वो सारी चीजें। लेकिन अगर वाटर एग्जिस्ट करता है तो चीजें बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक हो सकती हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि पहले क्या सोचा जाता था, फिर क्या हुआ। अगर आप जर्नी देखोगे ना, तो स्पेशली जो यूएस के द्वारा मिशन चलाए गए थे, अपोलो मिशन कई सारे, तो उसमें जो लूनर रॉक लेकर आया गया था धरती पर, उसको हमने स्टडी किया था। अब जब सिर्फ लूनर रॉक आया धरती पर, तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि एक प्रकार से वो एक ड्राई बॉडी है, उसमें कुछ है नहीं वाटर जैसी चीजें। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जो सोलर रेडिएशन है वो वाटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मून की जो ग्रेविटी है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, तो मून पर पानी रहने का कोई सवाल नहीं है, वो तो आपका चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। तो दैट इज वाई मून वॉज थॉट टू बी कंप्लीटली ड्राई। लेकिन पहली बार ये परसेप्शन बदला 2008 में, जो हमने चंद्रयान मिशन भेजा था। उसमें बेसिकली नासा का एक डिवाइस है, मून मिनरलॉजी मैपर। ये इंस्ट्रूमेंट से हमने ये डिस्कवर किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स लूनर सरफेस पर, ध्यान से समझिए हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो चंद्रयान 1 में सरफेस की बात हो रही थी कि ऐसा मौजूद है। और साथ ही साथ जो एविडेंस है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स के, वो मौजूद थे। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि जो पोलर रीजन है वहां पर आइस हो सकता है। तो एक प्रकार से लूनर साइंस फंडामेंटली चेंज हो गई बिकॉज ऑफ चंद्रयान 1। लेकिन जो चंद्रयान 2 है वो और ज्यादा डीप जाता है। कैसे? क्योंकि यहां पर चंद्रयान 2 ने वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ सरफेस पर स्टडी नहीं किया। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट हैं वो रडार की मदद से, रडार केपेबल जो पेनेट्रेटिंग है, वो बेसिकली सरफेस के बीनीथ अंदर जाकर चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। तो सवाल यहां पर यही बन गया कि इज देयर एक्चुअल आइस हिडन अंडरग्राउंड। तो लेटेस्ट स्टडी ये सजेस्ट करती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखो क्या है, यहां पर जो आइस है वो किधर फाउंड हुआ है, पहले ये समझ लेते हैं। जो साउथ पोल है, आप सब जानती हैं चंद्रयान 3, 2 सबको साउथ पोल ही जाना था और भारत का फोकस भी वहीं पर है। अब मून की अगर हम बात करें ना, तो मून जो एक्सिस है, इट इज टिल्टेड अराउंड 1.5 डिग्री ओनली। अब भारत, सॉरी, जो पृथ्वी है वो आप सब जानते हो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड है नहीं, तो जो सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, वो सदर्न पोल और एकदम मतलब पोल की तरफ नहीं पहुंच पाती। और वहाँ पर जो डीप क्रेटर्स हैं मौजूद हैं, वहाँ पर भी सनलाइट आना मुश्किल हो जाता है। अगेन जो क्रेटर्स वगैरह आप देख रहे हो इस तरह से, वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। तो एक प्रकार से
यहाँ पर हम इसको कहते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन। मतलब ये जो क्रेटर्स हैं वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स तक डार्क में ही रहे। मतलब यहाँ पर हम सदर्न पोल की बात करें जहाँ पर ये वाटर जो है हमें फाउंड हुआ है, और चंद्रयान 3 भी यहीं पर लैंड किया था। और चंद्रयान 3 के पहले आपको जस्ट याद होगा रशिया ने भी अपना जो मिशन है वो भेजा था, लेकिन वो क्रैश कर गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था। इसीलिए भारत पहला देश बना जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग कराई थी। अब यहीं पर जो क्रेटर्स आप देख रहे हो यहाँ पर रोशनी जो है और नहीं पहुँच पाती अगर साउथ पोल में ये है तो। सो दैट इज़ वाई बोला ये जाता है कि वहाँ पर टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस, माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, -240 डिग्री सेल्सियस वहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा तो इसका मतलब वो अपने आप में फ्रीज़र की तरह काम करता है कि आइस पिघलेगी भी नहीं, वो फ्रीज की तरह रहेगी। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि चलो शैडोड क्रैटर तो समझ गए, लेकिन ये क्या होता है डबली शैडोड क्रैटर? बेसिकली ये एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब नॉर्मल जो शैडोड रीजन होते हैं वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, लेकिन जो डबली शैडोड क्रेटर्स होते हैं वहाँ पर सनलाइट तो नहीं पहुँचती, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन साथ ही साथ सनलाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन भी वहाँ तक नहीं आता है। यहाँ पर उसके आसपास कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन होता है उसको यहाँ पर भेजे। तो इसकी वजह से वो जो क्रेटर वो और ज़्यादा ठंडा रहता है। वहाँ पर तो टेम्परेचर बोला जाता है 248 डिग्री माइनस जो है वो उसके भी नीचे चला जाता है। तो इसी की वजह से ये सबसे कोल्डर रीजन होता है। इनफैक्ट अगर आप आउटर सोलर सिस्टम देखोगे उससे भी ज़्यादा कोल्ड यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्रेटर्स की हम बात करें वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है इतना नीचे रहता है कि वाटर इवापोरेट नहीं कर सकता। आइस जो है वो आपका स्टेबल रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए। एंशियंट वाटर जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट इसको कोल्ड ट्रैप भी बोलते हैं कि वहाँ पर अगर वाटर पहुँच गया तो वो ट्रैप हो जाएगा, वो कभी जाएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इसरो है, जो चंद्रयान 2 से हमें डेटा मिला, हमने कौन से क्रेटर्स का स्टडी किया? यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से अहमदाबाद में जो है, उन्होंने बेसिकली कई सारे क्रेटर्स, स्पेशली फॉस्टिनी जो क्रेटर है, अगेन इस मैप में आप देख पाओगे ये फॉस्टिनी हो गया, इसके अलावा यहाँ पर हॉवर्थ हो गया, इसके यहाँ पर शू मेकर हो गया, इस तरह के जो क्रेटर्स हैं उसको स्टडी किया। टोटल मिलाकर 9 डबली शैडोड क्रेटर्स को स्टडी किया गया, जिसमें से 4 में से हमें स्ट्रॉन्ग साइन मिले हैं सब सरफेस आइस के। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि चंद्रयान 2 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमने डिटेक्ट कर लिया? यहां पर जो मैंने आपको डिवाइस बताया था ना, ये था डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। वो हमने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा के भेजा था, माउंटेड था। अब ये स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डार्कनेस में भी काम करता है। ये सरफेस के बिलो पेनिट्रेट कर सकता है, चांद का जो सरफेस है और जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कर सकता है। अब ये कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये रडार डिटेक्शन है, उसको समझिए। रडार क्या करता है, माइक्रोवेव, जैसे मान लो चांद है, अब रडार क्या करेगा, जो ऑर्बिटर है इसमें जो रडार, वो आपका माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है मून की तरफ। अब क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, उसके हिसाब से ये जो सिग्नल है वो बाउंस बैक कर जाता है। सपोज डस्ट होगा तो जो रिस्पॉन्स होगा बाउंस का वो थोड़ा सा कमजोर होगा। अगर कोई रॉक होगा जो बहुत हार्ड सरफेस होगा तो वो बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा जो सिग्नल है, और आइस होगा तो उसका एक डिस्टिंक्टिव आपको बाउंस देखने को मिलेगा। और जो आइस मिक्स्ड विथ रेगोलिथ, मतलब आइस विथ डस्ट वगैरह जो है मून पर, वो जो अगर आप फोकस करेंगे तो यूनिक स्कैटरिंग होगी, मतलब जो सिग्नल है वो स्कैटर हो जाएगा। तो उसी को स्टडी किया हमारे साइंटिस्ट ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशली ये वाला जो क्रेटर है ना, फॉस्टिनी, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, ये फॉस्टिनी वाला है। और इसमें एक चीज़ नोटिस किया गया कि ये फ्लो लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस क्रैटर में। और बोला ये जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ होगा उस एरिया के अंदर, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो डीपर लेयर है वो एक्सकवेट हो गया, अंदर से जो डीपर लेयर है वो यहाँ से निकल गया, और आइस रिच मटेरियल वो एक्सपोज हो गए। इसमें से कुछ पहले से होगा आइस इसमें, लेकिन यहाँ पर लेयर निकलने की वजह से जो आइस वाला पार्ट है वो एक्सपोज हो गया। एंड इसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये आप 100% नहीं कह सकते, 100% के लिए तो वहाँ पर और सारे हमें एविडेंस चाहिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये वाटर फिर आया कहाँ से, गया होगा? देखो कई थियरीज हैं। एक हो सकता है कॉमेट्स के थ्रू। कॉमेट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है आइस की, और बिलियंस ऑफ ईयर्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो कॉमेट्स हैं वो मून पर स्ट्रक किए थे काफ़ी लंबे कई वर्षों तक, और जो वाटर जो है हो सकता है एक्यूमुलेट हो गया होगा, चांद के सरफेस के नीचे चला गया होगा। जो हो सकता है दूसरा एक ये है एस्ट्रॉयड के बारे में, जो वाटर बेयरिंग एस्ट्रॉयड होते हैं वो आपका आइस लेकर आए होंगे। फिर इसके अलावा सोलर विंड भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो हाइड्रोजन होता है सोलर विंड का, वो
ऑक्सीजन रिच जो लूनर मटेरियल होगा, चांद पर जो ऑक्सीजन रिच मटेरियल होगा, उसके साथ इंटरैक्ट किया होगा सोलर विंड का हाइड्रोजन, और जब ये इंटरैक्ट करेगा तो एक प्रकार से यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह से भी चीजें हो, और जो वाटर मॉलिक्यूल है अल्टीमेटली पोल के साइड चला गया होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपॉर्टेंस आगे आने वाले फ्यूचर मिशन के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना, और भी कई सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, आर्टेमिस प्रोग्राम, चंद्रयान 4 हमारा खुद का, लूपेक्स, तो ये सब भी सदर्न वाले रीजन पर फोकस कर रहे हैं। तो क्योंकि भारत ने ये जो एविडेंस दिया है, ये जो चीजें बताई हैं, इससे इनको भी एक संभावना आएगी, एक मतलब वो आएगा कि भाई चलो कुछ है वहां पर, हमें पता है, इसरो ने ये चीज बताई है, तो हम और ज्यादा जाकर वहां पर एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट इतना ज्यादा कॉशियस क्यों है, अभी भी मैं आपको बता दूं। ऑल्दो काफी हद तक क्लेम आप कह सकते हो कि सही है, लेकिन फिर भी 100% कंफर्मेशन के लिए तो क्या है, हमें साइट पर जाना होगा, वहां पर जो सरफेस है उस पर ड्रिलिंग करनी होगी, वहां से सैंपल कलेक्ट करने होंगे, फिर लैबोरेटरी में एनालिसिस करना होगा, तब आप 100% कह सकते हो। लेकिन स्टिल एक प्रकार से जो भी डेटा अभी तक मिला है उसमें यह कंफर्म हुआ है कि सरफेस के नीचे जो है पहली बार इसको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर मून को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। 31 में रात 12 बजे तक आपके पास समय है, 50% फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी के साथ साथ 18 बुक्स भी हम आपके घर पर भेज देते हैं, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।